Hello students, how are you? Today we are going to start the syllabus of class 12 science physics. Firstly we will start from electrostatics. और electrostatics क्या है, तो सबसे पहले हम बेसिक electrostatics के बारे में समझते हैं। electrostatics क्या होता है, तो देखिए electrostatics जो टर्म है वो उसको अगर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो देखिए इसका मीनिंग जो है उसके नेम के अंदर ही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर इलेक्ट्रॉन को अगर सेपरेट करते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, तो क्या बनेगा ये जस्ट लाइक ए इलेक्ट्रॉन। हम उसको इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन से समझ सकते हैं और स्टैटिक्स का मतलब हम क्या समझते हैं, रेस्ट, ठीक है ना। ओके, अब देखिए इलेक्ट्रॉन को हम एक तरीके से ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है। क्या होता है, चार्ज। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं दिस इज द चार्ज और यहाँ पर इसका हो गया रेस्ट। ओके, तो ये क्या बनेगा, तो क्या होना, चार्ज रेस्ट। इसके बीच में अगर टर्म यूज करते हैं एट, तो क्या बनेगा, चार्ज एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंप्लीट मीनिंग बन जाता है चार्ज एट रेस्ट। मतलब वो स्टडी जब हम चार्ज एट रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं तो वो स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। तो इसको प्रॉपर तरीके से बताने के लिए इसके आगे हम यूज कर लेते हैं द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट is known as तो यूनिट का जो नाम है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक, बहुत अच्छे से समझ रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स के ब्रांच की वो स्टडी है जिसके अंदर हम चार्ज के रेस्ट की कंडीशन पे हम स्टडी करते हैं, जिसमें सारे फिनोमेना की जो स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो भी फिनोमेना होते हैं वो फिनोमेना जो होते हैं वो ड्यू टू चार्ज एट रेस्ट के कारण होते हैं, हम उसकी स्टडी करते हैं, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन लिखनी हो तो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी, तो देखिए इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं हम। इलेक्ट्रोस्टैटिक इसका डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ओके। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रॉपर तरीके से हमारी डेफिनेशन जो बनती है वो क्या है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the all phenomena which occurs due to rest of the charge is known as electrostatics। अब यहाँ पर जो टर्म्स है फिनोमिना, अब यहाँ पर फिनोमिना टर्म्स है, यहाँ पर फिनोमिना किस तरह के होते हैं, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इसके आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो क्या होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो हमने समझ लिया बहुत अच्छे से। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो ब्रांच है वो डेवलप तब हुई है जब हमारे पास चार्ज क्रिएट हुआ, जब हमारे पास चार्ज है। अगर चार्ज नहीं होता तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्रिएट होता ही नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक का कंसेप्ट निकल के नहीं आता। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बेसिक्स पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एक तरीके से किसी भी पार्टिकल की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले ये साइंटिस्ट थॉमस थेल्स 600 BC बिफोर उसने खोज की थी चार्ज की तरीके से इंटरनल प्रॉपर्टी किसकी है, पार्टिकल की। पार्टिकल कौन यहाँ पे होगा, जो आगे जाके पता पड़ा पार्टिकल का नाम दिया गया वो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो चार्ज के जो दो टाइप्स होते हैं, तो आगे हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। चार्ज के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के अंदर होता है, पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो प्रोटॉन के अंदर होता है। ओके, ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन हमारी क्या है, इट इज ए इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट इज एग्जिबिट द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल बिहेवियर एंड आल्सो हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक तरह से पार्टिकल की वो इंटरनल प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक बिहेवियर को एग्जिबिट करता है। ओके, और उसके साथ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन प्रॉपर्टी भी होती है।
तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक बिहेवियर को ये शो करता है, उनके अंदर प्रॉपर्टी होती है, मतलब इलेक्ट्रिक फिनोमेना भी वो शो करता है और मैग्नेटिकल बिहेवियर भी शो करता है और साथ में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टी भी शो करता है। तो इस तरह की जो पार्टिकल के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है उसको हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो चार्ज को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसको रिप्रेजेंट तो करना ही पड़ेगा, तो उसको हम क्यू और स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से इलेक्ट्रिक चार्ज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कूलम, उसको सी से लिखा जाता है, उसको पूरा नाम है कूलम। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी हो गया। तो टाइप्स ऑफ अपन चार्ज पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है दो टाइप के होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। एक पार्टिकल और होता है किसी भी एटम के अंदर, वो होता है न्यूट्रॉन, बट न्यूट्रॉन का कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन का चार्ज न्यूट्रल होता है, ठीक है। चार्ज के टाइप्स कितने, दो ही होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देखिए आप चार्ज के बारे में आगे पढ़ रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन के अंदर जो चार्ज की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज कितना होता है। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, एक प्रोटॉन का चार्ज कितना है, हम दोनों यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए वन इलेक्ट्रॉन का आपका चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और वन प्रोटॉन का चार्ज जो होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होता है ये हमने पढ़ लिया, एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है ये भी हमने पढ़ लिया। आगे हम पढ़ते हैं चार्ज के बेसिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब देखिए यह आपका पॉजिटिव क्यू चार्ज है, यह आपका पॉजिटिव क्यू चार्ज। तो ये पॉजिटिव क्यू चार्ज, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज सिमिलर सेम नेचर के जो चार्ज होते हैं तो उसको हम लाइक चार्ज बोलते हैं। ये दोनों क्या है, लाइक चार्ज, क्योंकि दोनों का चार्ज का नेचर क्या है, पॉजिटिव और पॉजिटिव। तो लाइक चार्ज रिपल ईच अदर, एक दूसरे को रिपल करेंगे। हमारे लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, रिपल को मतलब एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, हम ये कह सकते हैं। तो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। रिपल करने का मतलब, और ये इसको धक्का देगा और ये भी इसको रिपल करेगा, ये भी धक्का, एक दूसरे को धक्का कैसे देंगे, ये इसको धक्का देगा तो कहाँ जाएगा, इधर मूवमेंट करेगा, इसका मोशन इधर होगा, और ये इसको धक्का देगा तो कहाँ जाएगा, ये इधर मूव करेगा, तो ये इधर जाएगा और ये उधर जाएगा, तो ये रिपल्सन होगा इसके अंदर। तो ये क्या कौन सी प्रॉपर्टी इसमें शो हो रही है, रिपल्सन, ठीक है ना। ओके तो लाइक चार्ज में रिपल्सन प्रॉपर्टी शो होती है और अनलाइक चार्ज में तो अनलाइक चार्ज जो है वो अट्रैक्ट ईच अदर करेंगे एक दूसरे को, जैसे कि ये पॉजिटिव क्यू है और ये नेगेटिव क्यू है। अब क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब अट्रैक्ट का मतलब हमारे लैंग्वेज में क्या हो सकता है, एक दूसरे को खींचना। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर मतलब एक दूसरे को खींचा करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट का मतलब अपनी ओर खींचना, तो ये चार्ज क्या करेगा, इसको खींचेगा अपनी ओर, मतलब इधर खींचा होगा इस तरह, इसको कौन खींच रहा है, ये अट्रैक्ट मतलब इधर अट्रैक्शन होगा, इधर खींचा होगा, और ये चार्ज क्या करेगा, इसको खींचेगा, खींचेगा किधर, उस तरफ, तो ये इधर खींचेगा। तो इन दोनों की डायरेक्शन आमने सामने होगी, तो ये क्या यहाँ पे क्या शो होगा, ठीक है ना। तो ये सारी प्रॉपर्टी इसमें चार्ज के बारे में, लाइक चार्ज अनलाइक चार्ज के बारे में बेसिक चीजें पढ़ी। आगे बात करते हैं चार्ज के बारे में। डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या होता है, डायमेंशन ऑफ चार्ज क्यू का जो फॉर्मूला बेसिक जो होता है हमने 10th क्लास में पढ़ा था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था 10th के, I = Q/T।
फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ये करंट होता है 10th क्लास में पढ़ा था। उसके हिसाब से डायमेंशन ऑफ चार्ज क्यू का अगर वहां से फॉर्मूला निकाले तो क्यू क्या बनेगा IT, तो क्यू इसको क्या गया IT, तो क्यू IT, आई का मतलब ए और टाइम का टी। ओके, चार्ज की डायमेंशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्मॉलेस्ट ESC। 1 ESC कितना होता है 3.36 -10 कूलम। ओके, ESC की फुल फॉर्म जो होती है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसका आगे वो क्या है, देखिए लार्जेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट पढ़ लिया। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फैराडे, 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम एंड चार्ज इज द स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। चार्ज जो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर, वेक्टर नहीं होती। ओके, इसके अलावा पॉजिटिव चार्ज जो है हमारा पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ऑपोजिट होता है। नेगेटिव चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो इनवर्स होता है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है वो आगे हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। चलो, तो चार्ज के बारे में बेसिक्स पॉइंट्स यहाँ तक सारे हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी एडिटिविटी ऑफ चार्ज, सेकंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, थर्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और इनवेरिएंट ऑफ चार्ज, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। तो वन बाय वन इन पांचों प्रॉपर्टीज को हम एक को हम डिस्कस करते हैं। चलो, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले हम एडिटिविटी ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या करता है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज आपको ये बताता है किसी भी बॉडी, किसी सिस्टम के अंदर अगर अलग अलग पॉइंट चार्ज रखे हुए हो तो उन चार्ज का उस सिस्टम का टोटल नेट चार्ज कितना होगा। सपोज देखिए ये आपका एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर अलग अलग पॉइंट चार्ज आपके रखे हुए हैं, ठीक है ना। सपोज यहाँ पर आपका चार्ज रखा हुआ है 2 कूलम। ओके, ये अलग अलग चार्ज रखे हुए, तो टोटल बॉडी, टोटल सिस्टम का नेट चार्ज किसके बराबर हो रहा है, तो ये चार्ज कैलकुलेशन जो करते हैं हम एडिटिविटी ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग करते हैं। तो ये कहता है द टोटल नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू एलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्ज ऑफ द सिस्टम। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी, टोटल additive charge is the total net charge of the system must be equal to the algebraic sum of all individual charges of the system। तो सिस्टम के अंदर जितने भी चार्ज है तो सिस्टम का पूरा नेट चार्ज कितना होगा, उसका algebraic sum कितना होगा। देखिए फिर सिस्टम का नेट चार्ज क्यू नेट जो होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, algebraic sum करो यहाँ पर। तो देखिए -2 फिर +5 और -1 प्लस -1। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 2 से -2 कट हो जाएगा और +5 माइनस प्लस यहाँ पर -1 हो जाएगा, तो 5 - 1 4 बचेगा। तो क्यू नेट आपका कितना बचेगा यहाँ पर, क्यू नेट इक्वल टू 4 कूलम आपका चार्ज बचेगा। ओके, तो ये हमने एडिटिव चार्ज, यही प्रॉपर्टी है। तो कोई भी क्वेश्चन आए किसी भी तरह से, अगर किसी भी सिस्टम अलग अलग चार्ज हो तो उसको ऐसे ऐड करना है, कैसे ऐड करना है, तो एल्जेब्रिक सम होगा। दिस इज कॉल्ड एडिटिविटी ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी जो हमारी है, सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, किसी भी सिस्टम, किसी भी बॉडी के अंदर हमारा टोटल जो नेट चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या है, टोटल नेट चार्ज, क्या कह रहा है ये, टोटल नेट चार्ज ऑफ द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द क्वांटम ऑफ चार्ज। क्वांटम ऑफ चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो भी चार्ज होता है उसी का इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल ही किसी बॉडी का चार्ज होगा। जैसे कि देखिए एक एग्जांपल की बात करें तो किसी भी बॉडी के अंदर चार्ज है, सपोज 5 इलेक्ट्रॉन या 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ पर टोटल बॉडी के अंदर जो चार्ज होगा वो 5 का मल्टीपल होगा, 10 का मल्टीपल हो सकता है, लेकिन 5.5 इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल नहीं हो सकता।
क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो कंप्लीट 1 इलेक्ट्रॉन के अंदर जो चार्ज होता है वो कितना होता है 1.6 × 10⁻19। तो दिस वैल्यू इज द क्वांटम ऑफ चार्ज, दिस वैल्यू इज द क्वांटम ऑफ चार्ज। तो क्वांटम ऑफ चार्ज का मल्टीपल होगा, कौन सा? इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब यहाँ पर डेसिमल वैल्यू नहीं होगी, फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। कभी भी किसी बॉडी का चार्ज 5.5 इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, लेकिन 5 मल्टीपल चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। क्यों? क्योंकि हाफ इलेक्ट्रॉन तो पॉसिबल ही नहीं है, आधा इलेक्ट्रॉन तो हो ही नहीं सकता। तो कितना होगा? या तो फिक्स नंबर 5 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 ही चार्ज हो सकता है। फॉर्मूला कैसे बनेगा इसका? देखिए, एक इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी के अंदर हो, किसी बॉडी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, तो उसका चार्ज हम क्या लिखेंगे? E इक्वल टू डायरेक्ट बता देंगे 1.6 × 10⁻19 कूलम। अगर किसी बॉडी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब उसका चार्ज क्या बताएंगे? Q इक्वल टू 2। भाई एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन में कितना हो जाएगा? 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है ना? तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस ऑफ द चार्ज ऑफ द 1 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, किसी बॉडी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज क्या कितना देगा? Q इक्वल टू 3 × 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब इसी तरह से देखिए, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वापस ये लिखना पड़ेगा। तो इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू जो लिखते हैं आप, इस जगह पे क्या लिख सकते हैं? E लिख सकते हैं। यस, हम लिख सकते हैं। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन की बात करें इसी तरह से, तो 4 इक्वल क्या हो जाएगा? 4 × E हो जाएगा। इसी तरह से 5 इलेक्ट्रॉन की बात करें क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू 5E हो जाएगा। इसी तरीके से अगर n इलेक्ट्रॉन की बात करें, हमको n इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हमारा चार्ज कितना हो जाएगा? Q इक्वल टू Ne। इस तरीके से हमारा ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंदर फॉर्मूला क्लियर हो गया। हम तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है किसी भी बॉडी के अंदर जो टोटल चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। दिस इज द क्वांटाइजेशन चार्ज। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पॉसिबल है। इस तरीके से क्वांटाइजेशन चार्ज हमको समझ में आ गया। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम एक न्यूमेरिकल आपको और बता देता हूँ, जिसमें आपको और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए, इसके अंदर एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। अब देखिए, ये आपके पास Q इतना चार्ज है, आपके किसी बॉडी के अंदर ये Q है, इतना चार्ज है, तो बताओ इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो सीधी सी बात है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है तो n फाइंड करना है। तो Q इक्वल टू, आपके पास फॉर्मूला है, तो Q इक्वल टू Ne। तो n इक्वल क्या जाएगा? Q/E। तो देखिए, n यहाँ फाइंड करना है, तो n इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी है? 10⁻19 कूलम अपन इलेक्ट्रॉन की E कितना है? E की वैल्यू फिक्स होती है, जो ये होती है। अब देखो, इसको इससे कट और इसको कट, तो 2 आया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका कितना है? 2। तो इसका मतलब जो ये चार्ज था ये आपका करेक्ट था, क्योंकि किसी बॉडी में इतना चार्ज हो सकता है, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? फिक्स नंबर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 2 आ रहा है। 2.5 होता तो यहाँ आपका चार्ज की वैल्यू गलत होती। ओके, तो देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं। फाइंड आउट न्यूमेरिकल को कैसे करें सॉल्व, इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करें। अब देखिए, Q आपको गिवन है 1 कूलम, n आपको फाइंड करना है। तो सीधा सा फॉर्मूला लगाओ, n = Q/E। Q कितना आपको? 1 कूलम। E कितना आपका? 1.6 × 10⁻19 कूलम। कूलम चार्ज किसी बॉडी पे एग्जिस्ट हो सकता है। तो थर्ड प्रॉपर्टी आपकी है। अब इसके अंदर क्या है? चार्ज कंजर्वेशन चार्ज क्या है? चार्ज क्या है? नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना आप चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो चार्ज ऑलवेज रिमेन कंजर्व। चार्ज हमेशा क्या रहता है? किसी भी सिस्टम के अंदर चार्ज क्या रहता है? कंजर्व रहता है। मतलब क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। मतलब आप ये समझ सकते हैं चार्ज कांस्टेंट रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता। चार्ज को न ज़्यादा कर सकते हैं, न कम कर सकते हैं, लेकिन चार्ज एक दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है। कैसे समझते हैं कि चार्ज जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है? तो देखिए, एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं। सपोज आपके पास NaCl, तो रिएक्शन से पहले जितना चार्ज होगा, रिएक्शन के बाद में भी चार्ज आपका
NaCl कंपाउंड का सेम रहेगा। अब सोडियम के अंदर यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन है, देखिए यहाँ पर टोटल नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं दोनों के केस में। ये आपका वन पार्ट, ये आपका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपका नेगेटिव चार्ज टोटल कितना है वो देखिए। तो सोडियम के अंदर टोटल कितने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर कितना होता है सोडियम का 11। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर चला गया इसके पास तो ये पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पर आपके 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए? अब क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 17 से पहले 18 हो गए। कितने हो गए? 83। तो अब टोटल कितना है 28 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर टोटल चार्ज कितना होगा 28 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। अब यहाँ पर देखिए सोडियम के कितना हो गए 11 इलेक्ट्रॉन प्लस क्लोरीन के कितना हो गए 17 इलेक्ट्रॉन, दोनों के मिला के कितने हुए 28 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ पे 28 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 28 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो और कुल मिला के रिएक्शन हुई अलग अलग, बट यहाँ पर टोटल नेगेटिव चार्ज जितना आ रहा है यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज उतना ही आ रहा है। इसी तरह से हम पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं कंजर्वेशन चार्ज का। अब ये इस रिएक्शन के अंदर आप यहाँ पे जितना चार्ज होगा उतना का उतना चार्ज उधर भी होगा। अब नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अगर चेक आउट करें तो कितना होगा, हाइड्रोजन के एक एटॉमिक नंबर होता है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन, दो यहाँ पर, तो टोटल हाइड्रोजन कितने शो हो रहे हैं यहाँ पे 4। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना देंगे 4 इलेक्ट्रॉन प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन में कितने 8 होते हैं, बट 2 ऑक्सीजन एटम यहाँ पर है, तो कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पर ऑक्सीजन के 8 8 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 16 और 4 कितना हो जाएंगे 20 इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के कितना हो जाएंगे 8। ओके, लेकिन 8 तो ये ऑक्सीजन कितने हैं 2 आगे लग रहा है, तो ऑक्सीजन कितने हैं 8 8 16 हो गए, 16 इसके हो गए। और हाइड्रोजन कितने 4, तो हाइड्रोजन के भी 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 16 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएंगे यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे भी 20 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 20। तो आप रिएक्शन के अंदर देखो रिएक्शन हो रही है, तो आप किसी भी एग्जाम कोई भी रिएक्शन आप जवाब कर सकते हैं, जो जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज उधर भी होगा। तो ये कंजर्वेशन चार्ज का कांसेप्ट है, चार्ज इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट इन द सिस्टम। ठीक है ना, तो चार्ज पहले जितना था बाद में भी उतना ही रहेगा सिस्टम के अंदर। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं अपन। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, 3 प्रॉपर्टी हमारे कंप्लीट होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, इनवेरिएंट ऑफ चार्ज। ठीक है ना, अब देखिए ये आपकी कोई बॉडी है, ठीक है ना, इस पे आपके इस बॉडी पे कोई भी चार्ज आपका पॉजिटिव क्यू चार्ज स्टोर है। अब ये रेस्ट में है तब चार्ज सपोज इस पे क्यू कितना था 10 कूलम, ठीक है ना। अब ये बॉडी आपकी मोशन में होगी यहाँ पर, ठीक है ना। ये बॉडी अभी रेस्ट में, ये बॉडी मोशन में, तो क्या बॉडी मोशन में होने पर क्या इसका चार्ज चेंज होगा? नहीं होगा। तो मोशन में चार्ज हो रहेगा और रेस्ट में भी चार्ज यहाँ, तो यहाँ पे मोशन होगा तब भी चार्ज आपका 10 कूलम रहेगा, मतलब चार्ज रिमेन सेम। अब यहाँ रेस्ट कर रहा है, यहाँ कुछ टाइम बाद टाइम चेंज हो गया, तो टाइम चेंज होने के बाद 1 घंटे बाद चार्ज अगर चेक कर रहे हैं तो चार्ज आपका चेंज नहीं हुआ। 1 घंटे पहले रेस्ट में थी, 1 घंटे बाद मोशन में आ गई बॉडी, ठीक है ना, तो चार्ज क्या रहेगा सेम। तो टाइम पे डिपेंड नहीं करता चार्ज, कोई भी टाइम हो चार्ज आपका जितना अभी है बाद में उतना ही रहेगा, तो टाइम पे डिपेंड नहीं करता। दिस इज द इनवेरिएंट ऑफ चार्ज, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं Q rest इक्वल टू Q rest इक्वल टू Q मोशन। मोशन में जो चार्ज होगा रेस्ट में भी आपका चार्ज वो रहेगा। तो रेस्ट टू मोशन में क्या होगा? टाइम होगा, तो टाइम पे चार्ज डिपेंड नहीं कर रहा है। ओके, अगर रेस्ट में और मोशन में चार्ज अलग अलग होता तो क्या कहते हैं चार्ज टाइम पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है। ओके, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। चार्ज जो है टाइम पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। तो ये चार्ज टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, ये भी हमको प्रॉपर्टी समझ में आ गई। और लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो पढ़ते हैं, जो फिफ्थ प्रॉपर्टी, ठीक है ना।
चार्ज इज ट्रांसफर। अब चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो सकता है कैसे? देखिए ये आपकी बॉडी है, अब चार्ज ट्रांसफर पर कैसे हो सकता है? ये आपकी ए बॉडी है, ठीक है ना, ये आपकी बी बॉडी है। अब ये सपोज दोनों कंडक्टर बॉडी है, क्या है? कंडक्टर। यहाँ से हम सपोज कोई वायर कनेक्ट किए और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना। सपोज इस बॉडी के अंदर स्टार्टिंग अभी है आपके 20 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, और यहाँ पर है सपोज 40 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, यहाँ नेगेटिव चार्ज कम है। तो इसमें से अगर 5 इलेक्ट्रॉन को हम ट्रांसफर कर देते हैं, यहाँ से अगर ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 45 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पर 45 इलेक्ट्रॉन होगा तो आपका चार्ज क्या हो जाएगा? बढ़ेगा कि बढ़ेगा? क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर हो रहे हैं इसका मतलब चार्ज कितना ट्रांसफर हो रहा है? 5 × E। तो आपका चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो चार्ज भी साथ में ट्रांसफर होगा। कितना ट्रांसफर हो रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो आपका 5E चार्ज ट्रांसफर होगा इधर से इधर, और 5E यहाँ पे बढ़ जाएगा जो पहले था उससे, ठीक है ना। तो इसके डायग्राम, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं चार्ज कैन बी ट्रांसफर। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन conducting body to another conducting body। ओके, तो चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन कंडक्टिंग बॉडी टू अनदर कंडक्टिंग बॉडी। तो जितने भी चार्जिंग के जो मेथड है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लेक्चर 2 के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम इस क्लास को यहीं ओवर करते हैं।